गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय आप लोग के सामने आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त, मैं अभी टॉपिक से आने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैनल जो आप लोग की JH एग्जाम प्लेक्स, आप लोग को पूरा VVU का नोटिस, सेकेंड नंबर पे नोट्स, थर्ड नंबर पे लेक्चर, फोर्थ क्वेश्चंस एंड फिफ्थ MCQ। मीन्स कि आपकी VVU से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है, नोट्स है, नोटिस है, सबसे पहले आपको JH एग्जाम प्लेक्स पे मिल रही है, यानी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये आप लोग के लिए ये बहुत जरूरी है। आप लोग कहीं भी रहो, झारखंड रहे, बिहार रहे, कहीं भी रहे और VVU से कनेक्ट है, तो सबसे पहले आपको अपने YouTube के चैनल, इस YouTube के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अब चलिए दोस्तों, हाँ एक बात और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप की और टेलीग्राम, ये आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि उन लोग भी आपके थ्रू ये चैनल के माध्यम से फायदा उठा सके, ताकि उन लोग अपने कोर्स करने में पीछे ना रहे। ये हुई दोस्तों अपनी चैनल और आप लोग को जो प्रोवाइड करना है उसकी बात। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, मैंने जो कल क्लास लिया था वो मानवाधिकार का फर्स्ट क्लास था। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मानवाधिकार का आज सेकेंड क्लास होगा, जो मैं खुद लूंगा। MDC पेपर, MDC पेपर जिनकी पॉलिटिकल साइंस है, सेमेस्टर 1 2 3 जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार। मैंने कल के चैप्टर में या कल के टॉपिक में बताया था मानवाधिकार होती क्या है, मानवाधिकार कैसे कैसे एक्सेप्ट किया गया, यूएनओ कैसे इसको एक्सेप्ट किया, भारत कब एक्सेप्ट किया, मनाया कब जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, भारत में कब मनाया जाता है, वो सारी चीज मैंने कल की वीडियो में अपलोड कर दी है और सारी चीज मैंने डील कर दी है। अब आज को जो मैंने कल स्टॉप किया था उसी को आज आगे बढ़ाऊंगा, यानी चैनल के माध्यम से मैंने कल जहां एंड किया आज वहीं से स्टार्ट करूंगा, मींस वही टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये सेमेस्टर के साथ साथ UPSC, देन आफ्टर JPSC, उसके बाद जितनी भी सिविल सर्विस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। PCS, स्टेट PCS जिसको मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानवाधिकार। हर एग्जाम में मानवाधिकार से मेंस लिखने के लिए, अगर आप मेंस की ये प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मेंस का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस वही लिखना होता है जैसे आप लोग सेमेस्टर में लिखिएगा। सेमेस्टर का मतलब है, मेंस पेपर लिखने का मतलब है जो आप सेमेस्टर में मेजर पेपर में लिखिएगा वही आपको मेंस पेपर में लिखना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग की टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आज की क्लास आपको कल भविष्य बना सकता है, या फिर आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपको कल IAS IPS दरोगा जो भी आप लोग का जो ड्रीम है वो बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज जो कल जहां एंड किए थे आज उसी को दोबारा उससे आगे जाते हैं। पहला जो हम लोग का है दोस्तों, मानवाधिकार को कल हम लोग पढ़ लिए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार को पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानवाधिकारों का वर्गीकरण, कि मानवाधिकारों को कितने भाग में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में अगर आप बोलिएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि मानवाधिकार को कितने भागों में बांटा गया है।
तो देखिए क्या बोलता है, अध्ययन की दृष्टि से नीचे मतलब इसमें 4 पॉइंट में हम बांट के इसको पढ़ेंगे। अध्ययन की दृष्टि से मानव अधिकारों का वर्गीकरण कितने 4 प्रकार में किया गया है। कितने प्रकारों में किया गया है? 4 प्रकारों में किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए गुड, वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रकार जो है दोस्तों वो है शास्त्रीय और सामाजिक अधिकार। पहला प्रकार क्या बोले, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार को कितने प्रकार में बांट के पढ़ेंगे? 4 प्रकार। पहला प्रकार जो है वो है शास्त्रीय और सामाजिक अधिकार, इसको इंग्लिश से बोलेंगे क्लासिकल एंड सोशल राइट्स। देखिए बोलता क्या है, यह वर्गीकरण शास्त्रीय और सामाजिक अधिकारों के बीच अंतर का प्रयास है। मतलब कि शास्त्रीय और सामाजिक दोनों में अंतर करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों अब क्या प्रयास कर रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। शास्त्रीय अधिकारों का अक्सर राज्य के गैर हस्तक्षेप यानी नकारात्मक दायित्व की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, जबकि सामाजिक अधिकारों को राज्य की सक्रिय हस्तक्षेप। देखिए दोस्तों 2 वर्ड है, पहला है गैर हस्तक्षेप, मतलब कि इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकती है, मतलब दबाव नहीं डाला जा सकता है। और हस्तक्षेप मतलब इसमें दबाव डाला जा सकता है राज्य सरकार के थ्रू या फिर केंद्र सरकार के थ्रू। हम लोग मानवाधिकार का 4 भाग आज पढ़ेंगे, जिसमें से पहला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं शास्त्रीय और सामाजिक अधिकार। अब इसी को हम डिफाइन करेंगे और दोनों के बीच अंतर को जानेंगे दोस्तों कि अंतर है क्या शास्त्रीय में और सामाजिक अधिकार में। शास्त्रीय और सामाजिक अधिकारों के बीच अंतर का प्रयास है। शास्त्रीय अधिकारों को अक्सर राज्य के मतलब हमारे स्टेट है उसको गैर हस्तक्षेप यानी नकारात्मक दायित्व की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, जबकि सामाजिक अधिकार को राज्य के सक्रिय यानी सकारात्मक दायित्व की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। मतलब कि जो शास्त्रीय है उसको राज्य के नजर में मतलब कि गैर हस्तक्षेप मतलब राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसके नजरिए से देख सकते हैं। जबकि सामाजिक, देखिए दोस्तों सामाजिक आप लोग पढ़े होंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक है तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वही बोलता है शास्त्रीय में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन सामाजिक अधिकार में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य सरकार बोलिए या फिर केंद्र सरकार बोलिए। अब क्या बोलता है, दूसरे शब्दों में अगर देखें शास्त्रीय अधिकार राज्य को कुछ कार्यों करने से रोक देती है। बोले कि शास्त्रीय अधिकार क्या है भैया, इसमें राज्य सरकार उतना महत्वपूर्ण शक्तिशाली नहीं होती है। शास्त्रीय अधिकार में राज्य सरकार को कुछ ऐसे पावर है यानी लिमिट्स दी गई है कि उसको आगे ना बढ़ा सके। शास्त्रीय अधिकार क्या है भैया, शास्त्रीय अधिकार में राज्य को कुछ कार्य करने से रोकती है, कुछ कार्य करने से रोकती है, जबकि सामाजिक अधिकार सरकार को कुछ गारंटी प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। जबकि सामाजिक अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार को कुछ गारंटी, पूरा गारंटी नहीं, कुछ गारंटी देने के लिए बाध्य होती है, यानी इसको भी रोकती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको डिफाइन कर देते हैं, शास्त्रीय और सामाजिक। शास्त्रीय यानी बोल सकते हैं नकारात्मक और सामाजिक को बोल सकते हैं सकारात्मक। बस नकारात्मक यानी जो नेगेटिव थिंकिंग और सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग। हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। हाँ, शास्त्रीय अधिकार को नकारात्मक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। बताएं कि नकारात्मक अधिकारों के रूप में किसे जाना जाता है, तो शास्त्रीय अधिकारों को नकारात्मक रूप में भी जाना जाता है। अब इसके उदाहरण में देख लीजिए कि क्यों इसको नकारात्मक बोला जाता है, क्योंकि इसके उदाहरण में बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और निजी संपत्ति का अधिकार शामिल है। कहीं ना कहीं शास्त्रीय अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता है भैया,
धर्म की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है और निजी संपत्ति पर अधिकार है कि ये मेरा बाप का संपत्ति, ये मेरा निजी संपत्ति है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए ये शास्त्रीय अधिकार में जाएगा। निजी संपत्ति का मतलब होती है दोस्तों खुद का संपत्ति, बाप का अधिकार, बाप का संपत्ति आपकी निजी संपत्ति होगी। चलिए अब देखते हैं, सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद की जाती है। अब आपका बाप का माल है तो सरकार छीन लेगा क्या? आपका बाप का माल नहीं छीनेगा। बोस ये मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, चढ़ के देखा तो काटिए देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। कोई भी रहे, चाचा गोतिया तो चढ़ देवे करते अपना बाप के हिस्सा में, चढ़ने देते हैं ना। तो फिर इसी कहते हैं कि बापा निजी संपत्ति में होके चढ़ेगा, सरकार भी आएगा तो उसको भी भगा देंगे। इसलिए इसको नकारात्मक बोल सकते हैं कि इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बाप का भैया तो हमारे बाप का है, कह देंगे एक हिस्सा देवेन करेंगे। आए दिन में आप लोग न्यूज में सुने होंगे, भाई ने जमीन के लिए भाई को मार दिया, भाई ने जमीन के लिए चचा, ये होते रहता है। मेरे साथ भी हुई है, वो जमीन की मामला नहीं है। चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट में जब होगा मोटिवेट उस समय समझेंगे। चलिए ये समझ गए कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद की जाती, कोई हस्तक्षेप ना कर तो सरकार एक कर में। क्लियर? चलिए और क्या बोलता है दूसरी ओर, सामाजिक अधिकार क्या? ऐसे अधिकार है जो व्यक्तियों के लिए कुछ लाभ या सुरक्षा की गारंटी देती है। अब देखिए, सामाजिक अधिकार जो व्यक्तियों को लाभ देगी, सरकार लाभ देगी और सुरक्षा प्रदान करेगी। अब सपोज दैट दोस्तों, कल की क्लास में आप देखे थे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अगर नहीं देखे तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 21 क्या बताए थे कि अपने मनपसंद की लड़के से हम शादी करेंगे भैया। तो कहीं ना कहीं वो हमारा सामाजिक अधिकार है। उसमें अब क्या, अब पूछे सर सामाजिक अधिकार कैसे हुआ? पूछिए। हाँ समझिए कैसे हुआ। देखिए, जो व्यक्तियों के लिए कुछ लाभ, अब कहीं ना कहीं हम अपने मनपसंद की लड़के से शादी किए तो लाभ हुआ। अब ओकर लिए क्या करेगा सरकार? सुरक्षा देगा कि इसकी बेटी को भगा लिया, हो सकता है दोनों में दंगा हो जाए तो प्रशासन तुम प्रोटेक्ट करो इसको। इन लोग को प्रशासन के सामने ही इन लोग की कोर्ट मैरिज, लव मैरिज जो भी होती है तो क्या कर रही है सरकार? उसको गारंटी दे रही है और लाभ दे रही है। ये अधिकार अक्सर सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? सामाजिक अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और शास्त्रीय अधिकार, बप्पा शास्त्रीय अधिकार निजी संपत्ति, हमार शास्त्रीय अधिकार निजी संपत्ति पे अपना अधिकार दिखाना, अपने खुशी के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी संविधान के तहत कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सरकार उसमें हम लोग की मदद करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। आगे देखते हैं, फ्री में सरकारी स्कूल, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी अस्पताल का अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर का अधिकार सामाजिक अधिकारों के उदाहरण। हम क्या बताएं? अभी बताएं। सामाजिक उदाहरण का मतलब कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप। क्लियर? और शास्त्रीय अधिकार, सरकार से मतलब ना हो भैया, तो इन मर कट हमरा मतलब ना, तो संपत्ति के लिए मरे थे मर जो, हमारा मतलब नहीं। लेकिन जिसमें मेरा अधिकार है वो किसमें है? सामाजिक अधिकार, जिसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। बंद कर देगा सदर हॉस्पिटल, जा कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा। ठीक है, समझ गए शास्त्रीय क्या है और सामाजिक क्या है। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? ना हाँ, कल पूछेंगे तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली बैठल नो, और कल मुंह पूछेंगे तो मुंह बना दीजिएगा। खाली बैगवा टांग के आवेश नहीं होता है। चलिए देखिए लास्ट क्या बोलता है। हाँ, इस तरह शास्त्रीय अधिकार का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है, जबकि सामाजिक अधिकार व्यक्तियों के पास सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकारी उपायों पर केंद्रित है। अभी कल भी बताए थे, आप भी आज भी बताएंगे। क्या लिखा है कि शास्त्रीय अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन, यानी व्यक्ति के लिए, खाली व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति के लिए रक्षा प्रदान करेगा, जबकि समाज यानी सामाजिक
अब समाज एक इंसान से तो नहीं बनेगा, हम और आप मिल गए समाज बन गया, दो तीन मिल गए समाज बन गया, समाज से राज्य बनेगा, राज्य से देश बनेगा। एक अकेला इंसान देश तो नहीं बना सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब क्या बोलता है, जबकि सामाजिक अधिकार व्यक्तियों के पास सम्मानजनक, मार भी तो मारबो, गरीबी तो गरीबो, तो इसमें सम्मान चाहिए भैया। अगर आप उसको इज्जत दीजिएगा, कल बताए थे, अगर नहीं देखे तो कल की वीडियो में देख लीजिए। क्या बोलता है, व्यक्तियों के पास सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकारी उपाय पर केंद्रित है। बताए थे। अब सरकारी उपाय, सरकारी स्कूल एक बच्चे के लिए है नहीं, सब बच्चे के लिए है। सरकारी अस्पताल एक बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए है। यही है डिफरेंस अभी हम बता रहे हैं। क्या डिफरेंस? शास्त्रीय में और सामाजिक में। ये दो डिफरेंस हम आप लोग को बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, या उम्मीद हमको है कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अल्लाह चुप, समझा रहे अच्छे से समझिए। चलिए आगे देखते हैं। दोनों प्रकार के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। भैया दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सामाजिक भी और शास्त्रीय भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। एगो से मन नहीं भरेगा, हमरा दोनों चाहिए, तो दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चाहिए? दोनों, सामाजिक भी चाहिए और शास्त्रीय भी चाहिए। किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए दोनों महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इनकी सापेक्ष प्राथमिकता और कार्यान्वयन राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। देखिए देखो दोस्तों, राजनीतिक राजनेता लोग, सामाजिक हम लोग इंसान, दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। यानी हमारे में और राजनेता यानी नेता होता जो भी हो भैया, दोनों हम लोग का संबंध अलग अलग हो सकता है। ना हम मनीष जायसवाल के घर जाते हैं, ना वो मेरे घर आता है, वन अलग। बस यही बोला है, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, शास्त्रीय भी और सामाजिक भी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले में और सामाजिक मामले में आधार भिन्न हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप अच्छे से समझे होंगे। और नहीं समझे होंगे, अगर ये बाउंस किया, सपोज दैट ये अगर बाउंस किया, तो कल वाला मेरी जो क्लास है, फर्स्ट क्लास एमडीसी पेपर का फर्स्ट क्लास, यही जेएच एग्जाम प्लेक्स पे कल आप देख सकते हैं। कल का फर्स्ट क्लास देखने के बाद आपको आज की सेकेंड क्लास समझ में आएंगी और अच्छे से आएंगी। और अगर इस YouTube प्लेटफॉर्म में नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है? बिल्कुल जीरो से, हम कुछ ना जानियो। अभी मेरे नजर में हर एक बच्चा, अभी आप लोग बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट जीरो है, कुछ नहीं। कितना विद्वान है, अपने जगह पर है, नौकरी छोड़ के आए अपने जगह पर, लेकिन आप मेरे पास आए तो बस हम शुरुआत करेंगे बच्चे का ए से। बोलो बच्चों ए, तो आप लोग बोलिएगा ए। ठीक है? बस हम शुरुआत करें बिल्कुल जीरो से। आप कौन से क्लास में कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास आए हैं तो हम ए से पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट देख लिए। फर्स्ट क्या देखे भैया कि सामाजिक और सामाजिक और शास्त्रीय अधिकारों में भिन्नता पाई गई और दोनों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं राजनीतिक और सामाजिक में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। ये था फर्स्ट। अब दूसरा क्या है भैया? दूसरा देखते हैं दोस्तों। हाँ, आप लोग को बस एकदम टेंशन नहीं लेना। हाँ, थोड़ा सा गर्मी लग रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त कीजिए। अभी बर्दाश्त कीजिएगा तबे ना आगे जाके एसी पास बैठिएगा। चलिए अब दूसरा जो बोला है दोस्तों, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मानवाधिकार का वर्गीकृत। और दूसरा जो पॉइंट है, यानी दूसरा जो टॉपिक बताया है, वो हमारे नागरिक के बारे में बताएगा, राजनीतिक के बारे में बताएगा, आर्थिक के बारे में, सामाजिक के बारे में और सांस्कृतिक के बारे में बताएगा। अब देखिए, नागरिक हम लोग, राजनीतिक हम लोग, आर्थिक हम लोग, सामाजिक हम लोग, सांस्कृतिक हम लोग। यानी हम लोग को ये जो चीज है, जो अधिकार है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे तो देखते हैं क्या बोलता है। फर्स्ट बोला गया है नागरिक अधिकार। हम लोग सब नागरिक हैं, किसके? भारत के। किसके? भारत के। किसके नागरिक हो आप?
भारत के, चलिए इसी तरह एंजॉय के साथ पढ़ना है। देखते क्या बोलता है, नहीं समझ में आ गया तो हम बोले हम फिर से समझाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार को इंग्लिश में बोलेंगे सिविल राइट्स। क्या बोलेंगे? सिविल राइट्स। देखते हैं, ये अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। मतलब कि हम, ये जो अधिकार है नागरिक अधिकार, हम लोग के जीवन से अधिकार है, मतलब जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है भैया। जीवन के लिए, आजादी के लिए, पुलिस हमरा देगा, सुरक्षा हम केस करेंगे तो सुरक्षा का अधिकार से संबंधित है। क्लियर है? इसके माध्यम व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक हिंसा, यातना और अमानवीय व्यवहार, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मार के हाथ गोड़ तोड़ दल को, तोड़ दल को। हाँ? क्या लिखा हुआ है देखिए, देखिए क्या बोला है, इसके माध्यम से व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा का मतलब शरीर में चोट लग गया, माए बड़ी मार दिया आज हमको, बोलते हैं ना बड़ी मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया। तो शारीरिक हिंसा मतलब शरीर को तोड़ना, मार के गोड़ हाथ तोड़ना, कपार फोड़ना, यही सब है शारीरिक हिंसा भैया। यातना और अमानवीय, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जैसे सबके साथ होता है मेरे साथ नहीं हो रहा है, अमानवीय व्यवहार। मनमानी, काहे गिरफ्तार किया हमको जी तुम? जगरा पहल को उठा दल को, क्यों गिरफ्तार किया तुम? मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। किसमें? नागरिक अधिकार में। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप लोग गए हैं क्या कभी जेल? नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मत जाइएगा, मार लीजिएगा उसके बाद जाइएगा। चलिए देखते हैं, इसमें अवैध हिरासत, निर्वासन, गुलामी और दास्ता, किसी की निजता और स्वामित्व के अधिकार में हस्तक्षेप, किसी की आवाजाही की स्वतंत्रता और विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का निषेध किया गया। मतलब ये सबको रोका गया है। काहे बनेंगे हम तुम्हारा गुलाम? गुलाम ही होगा तो नौकर ही होगा, तो बाप के नौकर, ये सब बोलते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इसको निषेध किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, रोक लगा दिया गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है, बुनियादी अधिकार में आर्थिक और सामाजिक अधिकार शामिल है। वेट 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 दोस्तों, चलिए देखते हैं। हाँ, बुनियादी अधिकार में आर्थिक और सामाजिक अधिकार शामिल है, लेकिन गोपनीयता और स्वामित्व की सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल नहीं है। अब देखो, गोपनीयता, छुपा छुपी और स्वामित्व की सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल नहीं है। अखंडता का अधिकार और बुनियादी अधिकार में यही अंतर है। हालांकि यह पूरी तरह से अखंडता का अधिकार से जुड़ा नहीं है, लेकिन कानून में समान व्यवहार चाहिए और सुरक्षा का अधिकार निश्चित रूप से एक नागरिक अधिकार है भैया। कानून के नजर में सब एक समान है। बस ईडी कानून है, सीबीआई कानून है, आईबी कानून है, जगरा पहल को उठा ले गलो। तो कहीं ना कहीं सबके नजर में, कानून के नजर में हम लोग एक समान है, समान व्यवहार करेगा। उसको 4 लाठी मारा तो हमरो 4 लाठी मारेगा, अमीरों को भी मारा तो हमरो मारेगा। समान व्यवहार और सुरक्षा का अधिकार निश्चित रूप से एक नागरिक का अधिकार है। हम लोग क्या पढ़े? नागरिक अधिकार, तो नागरिक का अधिकार है। क्या बोलता है? नागरिक अधिकार
आर्थिक पैसा हो भैया, समाज में रहे वाला यानी सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति में आवश्यक है। हम लोग नगर में रहेंगे भैया, नागरिक हैं, सिटीजन हैं, आर्थिक है, फाइनेंस यानी पैसा है, और समाज में रहेंगे भैया और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकारों में प्राप्त आवश्यक, ये सब हम लोग का अधिकार है, यानी हम लोग के पास नागरिक अधिकार है। और नागरिक है भैया तो हम लोग के पास ये नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हम लोग को चाहिए, तभी हम एक भारत के नागरिक होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, नागरिक देख लिए, अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक अधिकार। अब राजनीतिक अधिकार क्या बोलता है? राजनीतिक मत कीजिएगा मेरे पास बैठ के, पॉलिटिक्स घर में रह के राजनीतिक करते हो। अब देखते हैं उसका डिटेल को समझते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं, क्या बोलते हैं। राजनीतिक अधिकार यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल राइट्स। क्या बोलता है? राजनीतिक अधिकारों का वर्णन यूडीएचआर, कल वाला वीडियो में देख लीजिएगा, यूडीएचआर पूरा डिफाइन किए हैं कि अनुच्छेद 19 से 21 में है, यानी राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 में है। तो ये 19 से 21 नहीं, संविधान की सूची का 19 से 21 में नहीं, ये आपका यूडीएचआर, कल मैंने इसका क्लास में बताया है, यूडीएचआर के बारे में बताया है, यूडीएचआर का फुल फॉर्म भी बताया, उसके अनुसूची में, उसके अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं, यूडीएचआर के अनुच्छेद में 19 से 21 में राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब क्या बोलता है? यह आईसीसीपीआर में भी संहिताबद्ध है, और कहीं ना कहीं ये सब कल की वीडियो में है। आज क्लास से पहले, ये क्लास को ज्वाइन करने से पहले कल की वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। यही वेबसाइट है, यही हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें भी आपको नोट्स मिल गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आज अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो इससे पहले थोड़ा सा कल का भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। यह आईसीसीपीआर में भी संहिताबद्ध है, कहीं ना कहीं यूडीएचआर के तहत आईसीसीपीआर में भी इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 19 से 21। अब क्या है? इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और सभा की स्वतंत्रता, ग्रुप बना घूमेगा, आते हैं 4 लड़का, फोन करो ये लड़का के, रुक, लड़का बुलाया का सर, बोलता है लड़का ले बोल दिया कि कोई खोखता है का सर, बोले तुरंत लड़का बुला देंगे। तो लड़का बुलाने का मतलब है संघ और सभा। अब देखिए, संघ मतलब होता है ग्रुप, और मारपीट सब में ग्रुप होता है, सभा करने का ग्रुप होता है, लड़का बुला के मारपीट करने का ग्रुप में घूमता है, काहे? उसको जान का डर है। वही बोलता है संघ और सभा की स्वतंत्रता, अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार, और गुप्त मतदान द्वारा होने वाले वास्तविक आवधिक चुनाव में वोट देने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार। हम चुनाव में खड़ा हो जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे, संसद बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, कोई रोकेगा का? नहीं। क्यों? अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, देखिए क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक, तो हम लोग क्या जानेंगे? नेता के बारे में, राजनीतिक की बात करेंगे, राजनीतिक कल बताएं, राजनीतिक में राजनीतिक का बात करेंगे। हम इंसान हैं, तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुखिया बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बने। क्यों? हम लोग नागरिक हैं, कहाँ के? भारत के। तो भारत के सभी नागरिक को राजनेता में जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में क्या, हर एक कंट्री में, ज्यादातर कंट्री में। क्लियर? तो राजनीतिक अधिकार है, कोई दिक्कत? चलिए सुन भी, गुड, वेरी, बस इसी तरह एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में घुसते जाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्या बोलता है। आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। आर्थिक की बात जब भी आएगी तो समझ लेना धन, आर्थिक मतलब धन, धन होता सभी के पास है लेकिन देते कोई नहीं है। चलिए देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार क्या बोलता है तीसरा नंबर में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। देखते हैं आर्थिक और सामाजिक अधिकार यूडीएचआर, अभी बताएं
बताए ना, 14 से 19 वही यूडीएचआर के अनुच्छेद, यूडीएचआर नॉट संविधान के अनुच्छेद, यूडीएचआर के अनुच्छेद 22 से 26 में दिया गया है, क्या दिया गया है, इसे विकसित रूप में, बताएं, धन होते सभी के पास है लेकिन देते कोई नहीं है, चलिए इसे विकसित रूप में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध ICESCR 1966 के अनुच्छेद 6 से 14 में बाध्यकारी संधि मानदंडों के रूप में स्थापित किया गया है। ये अधिकार समृद्ध और खुशहाली के लिए आवश्यक शर्तों से लैस है। भैया पैसा रहता तो तोर देश आगे बढ़तो, पैसा रहता तो तोर घर आगे बढ़तो, और वही घर में कचकच होतो जे घर में पैसा ना रहता, जिसमें फाइनेंशियल बजट अगर गड़बड़ा गई तो वो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। पैसा है हर घर खुशहाल है, पैसा है हर देश खुशहाल है, पैसा नहीं है कुछ नहीं है। क्लियर है? तो सॉरी, वही आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार के बारे में बताया गया है। देखते आगे और क्या है। बोलता है आर्थिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, उचित वेतन का अधिकार, काम के घंटों की उचित सीमा और ट्रेड यूनियन अधिकार को संदर्भित किया गया है। भैया क्या बोला, आर्थिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार, काम करेंगे पैसा हमको चाहिए, फिर तो कोई काम नहीं करेगा नहीं। बच्चों बोलेंगे 2 रुपया देंगे खाली ला दो नहीं गुटकवा तो ले आएगा, काहे उसको पैसा चाहिए, बोले नहीं ला दो 2 सिगरेटवा 2 रुपया रख लियो, तू तुरंत दौड़ क्या जाएगा, 1 रुपया नहीं देंगे न जाएंगे, कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं उसको भी संपत्ति का अधिकार है, यानी लालच का अधिकार, बोलने का मतलब है संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार सबको है, कोई रोक नहीं टोकेगा। हाँ मेरा हाथ कटल है फिर भी हम एक हाथ से काम करेंगे, जिम मारेंगे, डंबल उठाएंगे, तो अधिकार है। क्या बोलता है, उचित वेतन का अधिकार, जितना घंटा खटबो उतना घंटा हम पैसा लेबो, उचित अधिकार। काम के बदले घंटों के, भैया 8 घंटा का हम काम करेंगे और हमको 8 घंटे का इतना रुपया लेंगे, ठीक है। घंटों की उचित सीमा और ट्रेड यूनियन अधिकारों को संदर्भित किया गया है। ट्रेड यूनियन, ट्रेडिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने आई थी, आपको पता है, तो वही ट्रेड किधर गया, ट्रेड यूनियन अधिकारों से संदर्भित किया गया है। यानी संपत्ति व्यापार का, व्यापार अधिकारी व्यापार करेगा तभी तो भारत के पास पैसा आएगा, व्यापार करना बंद कर देगा तो आएगा क्या, उतना इकोनॉमिकल ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो वो सब चीज हम लोग का संपत्ति के अधिकार में यानी आर्थिक अधिकार में आएगा। अब क्या बोलता है, सामाजिक अधिकार वो अधिकार है जो पर्याप्त जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए हम लोग को समाज में रहना जरूरी है। इनमें भैया हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य रह भी तू केकर पर डिपेंड ना रह भी, भोजन खुद से बनाइएगा, समाज में देखभाल और शिक्षा का अधिकार शामिल है। और सरकार इसके लिए व्यवस्था भी किया है, शिक्षा अधिकार पाइए, सब पाइए, मस्त जीवन जिए, एकदम मस्त जीवन, एकदम आज जीवन तो एकदम कट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन और इसमें आ जाएगा सामाजिक अधिकार में। बोलते हैं ना अरे मेरा जिंदगी तो मस्त कट रहा है, तो सामाजिक अधिकार है। अब जिसके पास पैसा जा, अरे मेरा पैसा कमी है का, तो आर्थिक अधिकार है ना। भले ईडी लोग सबको पकड़ लेता है वो बात अलग है, ब्लैक मनी के नाम से जानेंगे। चलिए चौथा नंबर देखते हैं जिसको बोला जाता है सांस्कृतिक अधिकार। हल्ला, ज्यादा हल्ला मत कीजिए तो मार के कपार फोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं सांस्कृतिक अधिकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल राइट्स। क्या बोलेंगे, कल्चरल राइट्स। यूडीएचआर कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूडीएचआर के अनुच्छेद 27 और 28 में सांस्कृतिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, क्या देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, वैज्ञानिक उन्नति में हिस्सा लेने का अधिकार और किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार शामिल है। मतलब कि हम राम बन गए, सांस्कृतिक अधिकार,
राम बन गए, सीता बन गए, लक्ष्मी बन गए, रावण बन गए। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण दे रहे, आज आपको 15 अगस्त का भाषण देना है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो उसमें भाग लेने का अधिकार दिया गया है। वैज्ञानिक उन्नति में हिस्सा लेने का अधिकार, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, है तो कहीं ना कहीं वो भी वैज्ञानिक में उन्नति कर रहे हैं, तो हिस्सा लेने का अधिकार है। और किसी भी वैज्ञानिक साहित्य, नोबेल या कलात्मक उत्पादन से अपना इमेजिन करके, यानी कुछ भी इमेजिन करके उसका उत्पादन करना, प्रोडक्ट तैयार करना, उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार शामिल करता है। कुछ भी बना दो, सोना डालो, आलू डालो सोना बना दो, चीनी डालो हीरा बना दो, चाय डालो कॉफी बना दो। तो कुछ भी आप अपने इमेजिनेशन से कुछ भी आप प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी ग्रो कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। वही बोला है आपका सांस्कृतिक अधिकार में, जो कि यह ICSCR के अनुच्छेद 15 और ICCPR के अनुच्छेद 27 में भी इसका जिक्र किया गया है, सांस्कृतिक अधिकार का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं तनी तनी सुन आपके दिमाग में घुस रही होगी, और नहीं घुस रहा है तो हल्का सा दिमाग को दीवार में ठोकिए और समझ में आ जाएगा। क्या कि जाम लग गया होगा, गर्मी का दिन है। चलिए अब देखिए तीसरा जो बोलता है, तीसरा क्या बोल रहा है, मौलिक एवं बुनियादी अधिकार। चलिए देखते हैं, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा दोस्तों। अरे हम लोग के समय में कॉपी पेन होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, देखिए वैज्ञानिक कहाँ कहाँ बढ़ गया है। सोना डाल के, आलू डाल के सोना बना दे रहा है, कॉपी पेन डला के टीवी बना दे रहा है। चलिए देखते हैं। आगे सीख गए, देखते हैं, हम भी जानते हैं कुछ कुछ। चलिए देखते हैं तीसरा क्या बोला है, मौलिक एवं बुनियादी अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स। क्या है ये? तीसरा नंबर, 4 भाग में बांट रहे हैं, ये तीसरा भाग में पहुंच गए हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ जीवन के अधिकार और व्यक्ति की अनुलंघनीयता जैसे अधिकारों से है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इससे संबंध व्यापक मानक विकसित किए गए हैं। ये मानक विशेष रूप से 1960, देखिए पहले ये समझ लीजिए तब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है भैया? जीवन के अधिकार और व्यक्ति के अनुलंघन, मतलब कि व्यक्ति को कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। बुनियादी अधिकार है भैया, जड़ उसका मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति के अनुलंघनता जैसे अधिकारों से है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इससे संबंध व्यापक मानक विकसित किए गए हैं। ये मानक विशेष रूप से 1960 के दशक से कई सम्मेलनों, घोषणाओं और प्रस्तावों में निर्धारित किए गए हैं। ये पहले से ही मान्यता प्राप्त अधिकारों के नई नीति के माध्यम से मान विकास का उद्देश्य की पूर्ति में मदद करते हैं। दशक से कई सम्मेलन करो, घोषणाओं और प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव आपके पास है उसमें निर्धारित किए गए हैं। ये पहले से ही मान्यता प्राप्त अधिकारों को नए नीति के माध्यम से मान विकास के उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। पहले से हम लोग को ये पूर्ति कर रहा है 1960 के दशक से, 1960 के दशक से ही। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक मानवाधिकारों का वर्गीकरण, हम वर्ग में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जो लास्ट है वो हमारा है
अन्य वर्गीकरण, देखिएगा दोस्तों आप लोग को बता दें, एक तो आप लोग का अलग से लेक्चर है, ये नेचुरल ह्यूमन राइट्स, हाँ प्राकृतिक अधिकार है एक तो उसी को मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा इसी में वो टॉपिक को कवर कर ले तो इजी होगा आप लोग के लिए। देखिए क्या बोलता है, अन्य वर्गीकरण में पहला है वो है प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स। पहले आप लोग को समझना है प्राकृतिक अधिकार क्या है? आंख मारना प्राकृतिक अधिकार, सुतना, नींद लगना प्राकृतिक अधिकार, जम्भाई लेना प्राकृतिक अधिकार, ये सब हम जो भगवान के दिया हुआ अधिकार है। अब थोड़ी है कि वो अखियां मिटाने से रोक देगा, हमने रुकेंगे ना, वो बोल लो ना बंद करे, नहीं, ये होते रहेगा। हाँ, वो उसके बोलने से हमको जम्भाने एवे करेगा, क्यों? ये कुदरत का दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए उसी को देखते क्या बोलता है। मानव अधिकारों का इतिहास प्राचीन काल के प्राकृतिक कानून को दार्शनिक अवधारणाओं में निहित है, इसलिए इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। प्लेटो नामक, प्लेटो है दार्शनिक है, इतिहासकार है, नामक नैतिक आचार संहिता, ये इतिहास में भी आएंगे, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो को, अरस्तु को। नैतिक आचार संहिता देने वाले पहले लेखकों में से एक थे, वही सिकंदर, महान के गुरु अरस्तु। तुम जब तभी विश्व विजेता कहलाओगे, जो अरस्तु बोला था कि जब तुम भारत को जीत पाओगे, वही सिकंदर जिसको द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, वही सिकंदर जो भारत के सिंध तक आया था, वही सिकंदर जो भारत के पोरस के राजा के साथ लड़ाई किया था, और वही सिकंदर का न्यूज कौटिल्य दिया था नंद वंश को, यानी घनानंद को, बेबीलोन में जहां इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? सिकंदर की। हम लोग देखेंगे वही सिकंदर महान के गुरु अरस्तु का मानना था कि समय समय पर समाज के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अधिकार बदलते रहते हैं। आई एम नॉट अ बैड पर्सन बट सिचुएशन मेक्स मी बैड। कोट से ये कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन सिचुएशन, ऐसी हालात आ जाती है जो मैं बुरा बनना पड़ता है या फिर मुझे बुरा बना देती है। वही है, जैसन समय भैया, समय के अनुसार बदल जाओ, वरना जिस दिन तुमको समय बदल देगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। फर्स्ट जी फोन, सेकेंड जी फोन, थर्ड जी फोन, फोर्थ जी, अब ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है, बड़का फोन आ गया, तो अब सबके पास कीपैड वाला बहुत कम, अब सबके पास समय के अनुसार वो भी बदला, टुई टुई एंड्रॉइड, ठीक है, बड़ा फोन आ गया। वही बोलता है कि समाज के सामने आने वाले विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अधिकार बदलते रहते हैं। मैं जैसा भी परिस्थिति आएगा वैसा अपना अधिकार बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। बड़ी नाचबे करता है यार। चलिए देखते हैं। मानवाधिकार विश्व के प्रत्येक व्यक्ति पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। कल हम लोग पढ़े सार्वभौमिक अधिकार, यानी मानवाधिकार विश्व के सभी इंसानों पर यानी भौमिक रूप से लागू होते हैं। सभी इंसान पर, सभी व्यक्ति पर मानवाधिकार लागू होता है, सभी व्यक्ति पर। क्लियर? इसलिए यह प्राकृतिक अधिकारों के समान है। विश्व के सभी व्यक्तियों के पास मानवाधिकार शामिल है या फिर मानवाधिकार दिया गया है, इसीलिए इसे प्राकृतिक अधिकारों के समान हम लोग मानते हैं, सबके पास है। ठीक है? प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कानून को नैतिक तर्क को प्रतिबिंब होना चाहिए, इससे व्यापक समाज द्वारा निर्धारित नैतिकता से मेल खाना चाहिए। दूसरी ओर प्रत्यक्षवाद कहता है कि मानवाधिकार कानून द्वारा
कानूनों और आदेशों के अधिनियम का परिणाम है जो इसके साथ जुड़े विभिन्न प्रतिबंधों के साथ आते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, प्राकृतिक अधिकारों के समान है। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए हैं? प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह प्राकृतिक अधिकारों के समान है। अब क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार कानून को नैतिक तर्क, अच्छी तर्क, आप लोग पढ़े होंगे नैतिक शिक्षा, इथिक्स जिसको बोलते हैं, नैतिक तर्क को प्रतिबिंब होनी चाहिए। इसे व्यापक समाज द्वारा निर्धारित नैतिकता से मेल खाना चाहिए। जैसा है समाज उसी तरह आपको बनना होगा। अब समाज के साथ अगर आप नहीं चलिएगा तो फिर आपको सब छोड़ देगा, आपके घर को एक गिलास पानी नहीं पिएगा। वही बोलता है कि समाज द्वारा निर्धारित, जो समाज तय करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रहना है, नैतिकता से मेल खाना चाहिए। दूसरी ओर प्रत्यक्षवाद कहता है कि मानवाधिकार कानून द्वारा, कानूनों और आदेशों के अधिनियम का परिणाम है जो इसके साथ जुड़े विभिन्न प्रतिबंधों के साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं। जो भी मानव है, जितने भी समाज है, सबके साथ कहीं ना कहीं हम लोग लिंक करके हैं, समाज के साथ हम लोग रहते हैं। और आप लोग पढ़े हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दो ठो क्लियर, सॉरी एक क्लियर हुआ है, जिसको हम लोग प्राकृतिक अधिकार पढ़े थे या नेचुरल ह्यूमन राइट्स पढ़े। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा बोलता है नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स। देखिए क्या बोलता है, ये अधिकार किसी व्यक्ति के व्यवहार और नैतिक आचरण को निर्धारित करते हैं। जैसा आपका आचरण रहेगा उसी तरह आपका व्यवहार रहेगा। अगर आप आवारा के साथ है तो आपका जो व्यवहार है वो आवारा जैसा रहेगा। अगर आप पढ़े लिखे लोग के साथ है, समझदार के साथ है, तो आपका आचरण भी समझदार के साथ होगा। वही बोला है, ये अधिकार किसी व्यक्ति के व्यवहारिक और नैतिक आचरण को निर्धारित करता है। ये नैतिक महत्व को जाहिर करते हैं जिन्हें संस्थागत अधिकारों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब संस्थागत अधिकारों का मतलब है संस्था बना के अधिकार पाना, उसके द्वारा ये व्यक्तिगत नहीं किया जा सकता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति नैतिकता का भाव इसके मूल में है। भैया अगर वो रो रहा है तो उसके साथ तुमको भी अच्छे से रहना है। अगर देखिए वो अगर रो रहा है और तुम हंस रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको भी बुरा लगे कि हम रो रहे हैं और तुम हंस रहे हो। नहीं, हम रोएंगे तो तुमको भी रोना है। वही बोला गया है इसमें कि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति नैतिकता का भाव इसके मूल में, मतलब कि हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा सोच रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। यह दो व्यक्तियों और समुदायों में सम्मान, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, जीवन की सुरक्षा, समाज में शांति आदि जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। हम लोग सबके साथ भाई बन के रहना है, भाईचारा निभाना है, धर्म को अलग नजरअंदाज करना है, हम लोग एक दूसरे को जीवन की सुरक्षा प्रदान करना है, समाज में शांति बनाए रखना है, कोई उटपटांग हरकत नहीं करना है। तो ये सब हम लोग को नैतिकता अधिकार दिया गया है, यानी हम लोग की नैतिकता को दर्शाता है। क्लियर है? क्या दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में जरूर आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। यार चलिए देखिए क्या बोलता है। मानवाधिकार के सिद्धांत और घोषणाएं राज्य और लोगों पर नैतिक दायित्व भी डालते हैं। अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। क्या बोलता है कि अन्य लोगों का जो अधिकार मिला है, मतलब हम लोग के अलावा जो दूसरे का अधिकार मिला है उसके अधिकार में उल्लंघन ना करो, यानी उसके अधिकार को ना छीनो। यदि ऐसा किया तो निर्धारित कानून के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। मतलब अगर आप किसी के अधिकार को अगर आप छीनते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा।
अब दंड दिया जाने का मतलब आप किसी को मार दीजिए और वो जा केस कर दिया, तब पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, या फिर आपको मार के बदले मार देगा, गाली के बदले गाली देगा। वही बोला है कि सबके साथ नैतिकता के साथ रहना है। अगर आप किसी के अधिकारों को आप हनन करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं तो उस पर आपको कानून दंड, यानी कानून आपको दंड दिया जाएगा, कानूनी दंड दिया जाएगा। यह प्रक्रिया समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है, यानी नैतिकता अधिकार समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है। मोरल जिसको आप लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मोरल साइंस, तो क्या है उसमें नैतिकता के बारे में है, अच्छे काम के बारे में है, और हम लोग को सबके साथ अच्छे व्यवहार करना है, वही सब हमारा मोरल साइंस सिखाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी वर्गीकरण था वो 4 भाग में जो डिवाइड थी दोस्तों, मैंने उसे 4 भाग आपको पूरा बता दिया है। अब जो दूसरा टॉपिक है मानवाधिकारों का उद्भव और इतिहास, आखिर क्या है ये मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, हम लोग कल से आज तक मानवाधिकार को पढ़ेंगे। कल भी मानवाधिकार कैसे कैसे एक्सेप्ट किया गया, कैसे कैसे हुआ, वो सारा जानकारी कल की वीडियो में हम आप लोग को दे दिए हैं, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। और उसकी नोट्स भी आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दिया गया है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। देखिए टॉपिक है मानवाधिकारों का उद्भव, कि आखिर इसका उद्भव हुआ कैसे, इसका इतिहास क्या है, चलिए उसी को देखते हैं। मानव अधिकार कोई नई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, कोई नया नहीं है, कोई नई संकल्पना नहीं है। मानवाधिकार क्या है भैया, इसका उद्भव आदि मानव में मौजूद नैतिकता से हुआ माना जाता है। जब हमारे पृथ्वी पर आदि मानव रहते थे, ठीक है, उसी के समय से मानवाधिकार की उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन इसे संहिताबद्ध करने का प्रयास उतना पुराना प्रतीत नहीं होता है जितना आदि मानव का इतिहास, मतलब कि आदि मानव बहुत पुराना समय का है, उतना पुराना समय नहीं मान सकते। मतलब उसकी जो नैतिकता है, उसका जो उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे ही ना मनुष्य सभ्य बना, धीरे धीरे करके इसकी नैतिकता को माना जाएगा, ना कि उस समय कोई सभ्य ही नहीं था। अब ना हम लोग सब जाने के कपड़ा पहना जाता है, अब ना जाने, उस समय कोई नहीं जानता था, तो सभ्य कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मानवाधिकार, सभ्यता, नैतिकता वापस आई है। अब देखिए क्या बोलता है, करीब 1760 ईसा पूर्व में बेबीलोन, अभी हम बताएं सिकंदर के बारे में वहां जिक्र हुआ था बेबीलोन का, वही बेबीलोन में राजा कौन, हम्मुराबी, हम्मुराबी ने एक संहिता तैयार की, एक बिल तैयार की। इतिहास में यह हम्मुराबी की संहिता कहा जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग की। करीब 1760 ईसा पूर्व में, 1700 की बात है, पूर्व में बेबीलोन में राजा हम्मुराबी ने एक संहिता तैयार की। इतिहास में इसे हम्मुराबी की संहिता कहा जाता है। क्या है भैया, यह एक प्रारंभिक कानूनी दस्तावेज है जो राज्य में न्याय का शासन स्थापित करने और लोगों की भलाई को बढ़ावा देने का वादा करता है। हम्मुराबी की संहिता एक दस्तावेज जिसको बोल सकते हैं बिल, जिसको बोल सकते हैं दस्तावेज है, जिसमें लिखा गया है कि हमारे राज्य में न्याय का शासन स्थापित करने और लोगों की भलाई का बढ़ावा देना है। भैया हमारे राज्य में, यानी हम रानी हैं, हम अपना राज्य में क्या घोषणा करेंगे, घोषणा पत्र पर, कि हमारे राज्य को, सभी को राज्य में न्याय मिले, सभी को न्याय मिले और सभी को भलाई करने का अधिकार मिले। हमारे राज्य में कोई एक दूसरे को लड़ाई नहीं करे, कोई गरीब भूखे नहीं मरेगा, सबको एक समान मिलो और सबको न्याय मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इस संहिता को किसी शासक द्वारा मानव अधिकार को मान्यता देने का प्रथम उदाहरण कहा जा सकता है। किसी शासक के द्वारा पहली बार, फर्स्ट एग्जाम्पल, कि कोई राजा हम लोग को भलाई की बात की है, कोई रानी हम लोग को न्याय देने की बात की है, कोई रानी हम लोग का भलाई करना चाहती है। यानी बोला जाता है कि इतिहास का प्रथम उदाहरण माना जाता है कि कोई शासक हम लोग के लिए भलाई का काम करे। उसके बाद जितने भी शासक हैं, आप लोग तो पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो देख लीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए, रोम देश है, ग्रीक देश है, चीन देश है, भारत के प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। मतलब कि रोम में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, ग्रीक में भी इसके एग्जाम्पल हैं, चीन और भारत, ये चारों देश में प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी। यहूदी कल बताए होंगे दोस्तों, हिटलर की कहानी। यहूदी शिक्षाओं के केंद्र में भी मानव अधिकार है। मतलब कि ये सब जितने भी अभी मैंने नाम लिया, वो कहीं ना कहीं केंद्र में भी, सब में जो जो शासन किया, जो जो सत्ता चलाया, सबके केंद्र में भी मानव अधिकार शामिल है। नैतिकता, न्याय और गरिमा की अवधारणाएं इन समाजों में भी महत्वपूर्ण थी भैया। कोई भी शासक, कोई भी राजा समाज में, सब में नैतिकता था, न्याय मांगता था, गरिमा की अवधारणाएं इन समाजों में भी महत्वपूर्ण थी। समाजों को लिखित इतिहास, कई समाजों के लिखित इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से उनमें ये शिक्षाएं इन समाजों में आज भी प्रचलित है। दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन मौखिक रूप से कहीं ना कहीं इसकी जो देखने को मिलता है प्रूफ, आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित है। राजा महाराजाओं से हम लोग नैतिकता को जान रहे हैं, शासक काल से ही हम लोग नैतिकता को जान रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल, लिखी हुई एग्जाम्पल तो नहीं मिली, लेकिन मौखिक हम लोग जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, 1215 में अंग्रेजी सामंतों ने इंग्लैंड के राजा को मैग्ना कार्टा यानी महान चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मतलब कि 1215 में अंग्रेजी शासक सामंतों ने, अंग्रेज के जितने भी सामंत अधिकारी ने इंग्लैंड के राजा को मैग्ना कार्टा, जिसको महान चार्टर कहते, पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। क्यों किया भैया? इससे सामान्य नागरिकों को काफी कम लाभ प्राप्त हुए। मतलब कि जो हम लोग के जैसे गरीब नागरिक थे, जो हम लोग के जैसे एवरेज पर्सन थे, सामान्य नागरिकों को, हम लोग को जो लाभ मिलता था वो लाभ मिलना बंद हो गया। क्यों? लेकिन यह राजा शक्ति पर बंदिशें लगाने वाला और प्रजा के प्रति जवाबदेह बनाने वाला पहला दस्तावेज था। थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। क्या बोला है, 1215 में अंग्रेजों सम्मान, हाँ, अंग्रेज सामंतों ने इंग्लैंड के राजा को मैग्ना कार्टा महान चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। क्यों किया भैया, देखते हैं। इससे सामान्य नागरिकों को काफी कम लाभ प्राप्त हुआ। मतलब कि ये जो चार्टर था, कहीं ना कहीं इससे सामान्य नागरिकों को अधिक लाभ प्राप्त होता था। लेकिन सामंत यानी अंग्रेजों लोग क्या किया है, राजा से सिग्नेचर करवा के कुछ मजबूर किया कि सिग्नेचर कीजिए। अब सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है, सामान्य नागरिकों को जो लाभ पहुंचता था वो लाभ अब इनको मिलना कम हो गया। अब क्या बोलता है, लेकिन यह राजा की पूर्ण शक्ति पर बंदिशें लगाने वाला और प्रजा के प्रति जवाबदेह बनाने वाला पहला दास्तावेज था। कहीं ना कहीं जो रानी का ऑर्डर देने वाला था वो पहला था, हम्बू रानी जिसका नाम था, और दूसरा कहीं ना कहीं राजा पर कंट्रोल पाने वाला ये पहला दस्तावेज था जो राजा को कंट्रोल करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि राजा जो अपना लिमिट को क्रॉस कर चुका था, वो लिमिट को कहीं ना कहीं कोई समेटने का काम कर रहा है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। इसमें क्या बोलता है, इसमें नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के कुछ उपाय भी किए गए थे, जैसे कि मुकदमे का अधिकार। कहीं ना कहीं नागरिक सुरक्षा में मुकदमे का अधिकार का भी उपाय किया गया था कि मुकदमा भी कर सकते हो राजा के शासन काल में। तुम राजा के शासन काल में किसी पे केस भी कर सकते हो और उसका मुकदमा भी लड़ सकते हो। क्या बोलता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार का इतिहास, तो हम लोग इतिहास की बात को जानेंगे। देखते हैं, मध्यकाल के पुनः जागरण और ज्ञानोदय ने मानव अधिकार के सोच को आकार देने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। मतलब कि मध्यकाल में ही मानव का जो सोच था उसका आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या है भैया, इस सोच में इसे प्राकृतिक कानून माना गया है। अब हम लोग प्राकृतिक कानून पढ़े थे, प्राकृतिक कानून से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होता है। हम लोग शायद 5-10 मिनट पहले पढ़े थे प्राकृतिक अधिकार में। ठीक वही बोला है कि इस सोच में भी इसे प्राकृतिक कानून माना गया है जो शासकों के कानून से ऊपर था। मतलब कि शासकों के कानून से ऊपर जो था वो प्राकृतिक कानून माना जाता था। इसका मतलब यह था कि व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो इंसान थे। कल का टॉपिक आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को अधिकार इसलिए दिया गया है, मानवाधिकार, क्योंकि पृथ्वी पर एक वो इंसान थे। तो कहीं ना कहीं कल की वीडियो और आज की वीडियो बहुत लिंक हो रही है, बहुत ज्यादा लिंक हो रही है। इसलिए ये वीडियो देखने से पहले कल का फर्स्ट क्लास एमडीसी का जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। आधुनिक मानव यानी हम लोग अभी आधुनिक समय, आधुनिक जमाना, आधुनिक मानव अधिकारों के सोच का सबसे महत्वपूर्ण विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। क्रांति ने निभाया, शताब्दी में हुए क्रांति ने निभाया। हम लोग शायद कभी हम लोग जिक्र किए होंगे फ्रांस की क्रांति, जो सबसे पहले पूरे यूरोप में सबसे पहले क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जिससे क्या हुआ था, फ्रांस में बदलाव आया था। तो कहीं ना कहीं 1789 में हुई थी, तो 17 का दशक था, 1917, 1918, 1700 का दशक था। देखते हैं, इसकी शुरुआत अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 से होती है। अब अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग आधुनिक थोड़ा सा सिलेबस से हटते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे,
हम लोग पे ब्रिटेन शासन किया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी ब्रिटेन ने शासन किया है। इसलिए तो अमेरिका स्वतंत्र का घोषणा कर रहा है, किसी का गुलाम होगा तब ना स्वतंत्र होने की घोषणा कर रही है। ठीक है, तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 से होती है। इसमें कुछ अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज सभी लोगों के लिए मौलिक थे। अब क्या होता है इसमें 1776 अमेरिका लोग क्या चाहता था? अमेरिका लोग अधिकार चाह रहा है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, खुशी का खोज। अरे उदास छा गया था, रजवे ठीक नहीं था यार। ब्रिटेन है ना, राज ने कर रहा है, हम लोग गुलाम है ना, खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो खुशी का खोज कहां मिलेगा जब हम लोग को पूर्ण रूप से आजादी मिलेगा? वही अमेरिका लोग मांग कर रहा है। सभी लोगों के लिए मौलिक थे, सभी के लिए मांग था यही कि हमारे अमेरिका में खुशी दे दे भगवान। सब मांग रहा था लोकतांत्रिक का, दे दे भगवान। बड़ी दुख है, हम लोग मांग रहा था, क्या कीजिएगा। देखते हैं आगे। इसी प्रकार मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा यानी फ्रांसीसी क्रांति भी, फ्रांसीसी घोषणा 1789 ने अभिजात वर्ग के अधिकार को चुनौती दी और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों की मान्यता दी। इसके बाद क्या होता है, जब अमेरिका जब स्वतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र हो जाता है, जब उस देश में संविधान आता है, तो उसके बाद क्या होता है, फ्रांस की क्रांति होती है पूरे यूरोप में। अब फ्रांस की क्रांति होने के बाद पूरे फ्रांस में बदलाव आता है और सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को मान्यता दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही होगी और अच्छे से आ रही होगी। छोड़िए, मेरा लेट हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बड़ा बोर्ड है ना दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पढ़ाने का तुक मेरा यही है कि आप लोग समझिए, मेरे क्लास पे आप लोग फोकस कीजिए। ये छोटा बड़ा चीसा उसा आपको फोकस नहीं करना है, इधर भाग जरा उधर भाग, उसको फोकस नहीं करना है। हम जो बोल रहे हैं बस उसी पे फोकस करना है, मेरे पढ़ाने की शैली पे फोकस करना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उस पे फोकस करना है। ये बोर्ड पे फोकस नहीं करना है, लिखावट पे फोकस कर सकते हैं, डेट पे फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है आगे। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक से भटकना नहीं है, इतिहास पढ़ रहे हैं, किसका? मानवाधिकार का। देखते हैं आगे क्या बोलता है। 1789 की बात बता रहे हैं। इन आचरणों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स 1791 में भी प्रतिनिधित्व किया गया। 1789 फ्रांस आजाद, आजाद नहीं, क्रांति, फ्रांस में क्रांति। अब देख 1789 में अगर फ्रांस में क्रांति लो तो पूरा यूरोपियन कंट्री में एक आइडिया मिल लो कि जैसे फ्रांस में क्रांति हो सकता है, फ्रांस में बदलाव आ सकता है, तो हमारे देश में कहा ना आएगा। पढ़े होंगे क्लास 10th में चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आइडिया मिला, फ्रांस की क्रांति मिला नहीं है? तो कहीं ना कहीं वही आइडिया हमारा अमेरिका ले लिया। क्या लिया भैया? 2 साल बाद इन आचरणों को संयुक्त राज्य अमेरिका बिल ऑफ राइट्स 1791 में प्रतिध्वनित किया गया, जिसने भैया भाषण का अधिकार, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ शांतिपूर्ण सभा, निजी संपत्ति और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को मान्यता दी गई। 1791 में हमारे अमेरिका को भी ये सारी चीज मिल गई, फ्रांस के साथ साथ अमेरिका में भी। कोई दिक्कत तनी सुन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म के शिक्षाएं मानव अधिकार का वकालत करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मानव अदालत का वकालत करती है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भी वकील होंगे, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भी वकालत होती होगी। तो वही बोलता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का शिक्षाएं मानव अधिकार का वकालत करती है। दोस्तों अब थोड़ा सा हम बताते हैं इतिहास कि बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति हमारे भारत से ही हुई है। अपने इसी खासियत की वजह से बौद्ध धर्म हम आ गया भारत में, बताइए आ गया, आया नहीं, बात खत्म। वही है, क्या लिखा है? अपने इसी खासियत की वजह से बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध हो गया। यहां से यह चीन, श्रीलंका, म्यांमार समेत सभी पूरे एशिया में फैल गया। कौन? बौद्ध धर्म। चीन, श्रीलंका,
म्यांमार समेत लगभग पूरे एशिया में फैल गया। यह बौद्ध धर्म के व्यवहारिक नैतिक शिक्षाएं ही थे जिन्हें आम से आम जनता भी समझ सकते थे और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते गए। यानी इसकी जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म को, वो आम जनता भी समझ सकते थे, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे और अपने जीवन को सहर्ष स्वीकार में सामान्य बना सकते थे। बौद्ध धर्म इसलिए तो हमारा भारत को इतिहास के नाम में सबसे अव्वल माना जाता है। बौद्ध धर्म ही है, जैन धर्म यही। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए आगे क्या बोलता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक प्रगति में निरंतर प्रगति देखी गई। उदाहरण के लिए क्या देखा गया भैया? गुलामी का उन्मूलन, शिक्षा का व्यापक प्रावधान और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार इत्यादि। यही सब हम लोग को 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे समाज के बारे में देखा गया भैया कि गुलामी ना करबो, हमारा शिक्षा, हमारा पढ़ना और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार इसी समय में हुआ। यानी बौद्ध धर्म के समय, इतिहास के समय में हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में भी अब शुरू होते चला गया। 1947 देश आजाद हो गया, गुलामी हट गया। नहीं करेंगे गुलामी, क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से हम लोग को ये आइडिया मिलते गई और हम लोग 19वीं और 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर के 2000, जिसको 20वीं सदी कर सकते हैं, उसमें ये सब परिवर्तन देखने को मिल रही। विस्तार इत्यादि प्रयास मानव अधिकार की शुरुआती प्रयास था। प्रयास अब हम लोग 19वीं और 20वीं सदी से करते जा रहे हैं। इन प्रगतियों के बावजूद मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि कमजोर रही। फिर भी क्या हुआ? इन मेहनत के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय में विधि कमजोर होती रही। सामान्यतः राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर कुछ भी करने का खुला छूट था। राज्य अब अपनी सीमा के अंदर कुछ भी कर सकता है, जो ऑर्डर दे दिया, करो जो भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर न तो हस्तक्षेप कर सकता था और न ही आलोचना या चिंता व्यक्त कर सकता था। अगर हमारे अपने राज्य में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश है वो हमारे देश पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। हस्तक्षेप नहीं कर लेंगे, हम अपने राज्य में कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? ये चैनल आप लोग के लिए एक वरदान साबित होगा दोस्तों। जेट एग्जाम प्लेक्स झारखंड का पहला चैनल ऐसा है कि आप लोग को सब चीज प्रोवाइड मुफ्त में करवा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम आप लोग से अनुरोध करें कि जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। ये हम लोग आपके फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। बेगारी करने के लिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर बेगारी कीजिएगा तो बेगारी घूमते चले जाइएगा। देख लीजिए इस जनरेशन में बूढ़ा से ज्यादा जवान लोग टोक टोक चला रहे और कहते हैं सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे रही है। पढ़ेगा तब ना देगा सरकार नौकरी, पढ़ेगा तब ना आप सेमेस्टर पास कीजिएगा और झूठो सरकार को दोष दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस करेंगे, का बिजनेस करेंगे तो टोटो चलाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। वस्तुतः सभी राज्य एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करते थे। संप्रभुता का आशय एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप के निषेध थे। एक राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक और बाहरी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से मिलकर रहते थे भैया। संप्रभुता, मिलकर रहना। लगभग सभी देश परस्पर संप्रभुता को मान्यता देने को राजी थे। मैंने सभी देश बोल दिया कि नहीं हम लोग सब देश मिलकर रहेंगे, मान कर दिया हम लोग सब देश मिलके रहेंगे। यूएन जैसे संस्थानों ने और तीव्र संचार सुविधाओं के अभाव में अत्याचार पर देशों का अभाव था। मतलब यूएन भी बोल के यहाँ लड़ो लड़ो कहते रहो और सब मिलके रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस अब प्यार से रहो, भाईचारा से रहो, संप्रभुता बना के रहो, हमारा दिक्कत ना, बस तो आराम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत कर। अब देखिए क्या बोलता है। देखिए, लेकिन
कल का टॉपिक अब आएगा। कल हम लोग पढ़े थे दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए क्या बोलता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर हुए अत्याचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन ने दुनिया भर में जनमत को प्रभावित किया। इसी विभत्व कार्रवाई ने मानव अधिकारों को एक सार्वभौमिक चिंता का विषय बना दिया। है कितना लोग मर गया था दूसरा विश्व युद्ध में, बहुत ज्यादा लोग मर गए। तो कहीं ना कहीं, अब खाली भारत में नहीं मिला, पूरा यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं मरा है। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मर गए, तो कहीं ना कहीं ये चिंता विषय है। कहीं ना कहीं इस विषय में लोग चिंता कर रहे हैं। चिंता का कारण बन गया दूसरा विश्व युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर गया बेचारा लोग, क्या कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध। देखिए इसमें क्या बोलता है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक, कल बताए थे 1939 से 1945 तक। क्या बोलता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। मर गया बेचारा, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अंधा हो गया, किसी का कपार फट गया, किसी का गोड़ टूट गया, मर गया। दूसरा विश्व युद्ध हो गए। जर्मनी में नाजी शासन ने कुछ समूहों के लिए यातना गृह बनाए। नाजी हिटलर व नाजिस जिप्सी यहूदी को मरवा दिया। गलत हो रहा है, बनाए। इन यातना गृह में यहूदी, देख बता, यहूदी, कम्युनिस्ट, समलैंगिक और राजनीतिक प्रतिबंधियों को तरह तरह के जुल्म किए गए। बहुत टॉर्चर किया गया यहूदी को, बहुत टॉर्चर, बहुत मारा, तरह तरह का जुल्म किया गया, किए गए। इनमें से कुछ लोगों को दास बना लिया गया। क्या बना लिया गया, दास बना लिया गया। कुछ लोगों को दास के रूप, श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया गया। कई अत्याचार सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गया। नहीं सह पाया, दर्द से मर गया, दर्द, मर गया। बच्चा का लाश देख के हार्ट अटैक से मर गया, पति को देख के हार्ट अटैक से मर गई। तो कहीं ना कहीं ये अत्याचार देख के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। वही लाखों अन्य लोग को सामूहिक हत्या कर दिया गया, मार दिया यार, मार दिया। दूसरा विश्व युद्ध का बात कर, हत्या कर दिया गया, गर्दन काट दिया, अंगुली तोड़ दिया, नाखून कबार दिया, ये सब कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, चीन और अन्य एशियाई देशों पर जापान ने कब्जा किया था। जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, क्या लिखा है देखिए, चीन और अन्य एशियाई देशों पर जापान ने कब्जा किया था। जापानी सेना ने भी स्थानीय लोगों पर अमानवीय जुल्म किए थे। जापान और चाइना, इन लोग अपने अपने स्थानीय सेना पर जुल्म कर रहे हैं। सबका भागीदारी सेना हुआ है, जुल्म कर रहे हैं। अपर्याप्त उपचार और भोजन के हजारों युद्ध बंदियों को गुलाम श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया, दास बना के रखा गया। इसलिए मानव अधिकारों का प्रचार और संरक्षण मित्र शक्तियों का मूल उद्देश्य बन गया। अब क्या होता है, इतना जुल्म होने के बाद पूरा यूरोपियन कंट्री मानव अब अपने अपने अधिकार को तरसने लगे कि अब हमको भी अधिकार चाहिए, हम नहीं सह पाएंगे जुल्म, बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ। अब क्या होता है, 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कौन, रूजवेल्ट ने दुनिया के लिए 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा की। मतलब पूरा दुनिया के लिए 4 गो स्वतंत्रता की घोषणा की। अब क्या होता है, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या बोलता है, युद्ध 1945 में समाप्त हो गया। इस युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों के हमले ने लाखों लोगों को मार दिया था। हाय रे, देखिए क्या कर दिया। हिरोशिमा को 6 अगस्त, नागासाकी को 9 अगस्त परमाणु बम गिरा दिया। कौन गिरा दिया, अमेरिका। हिरोशिमा नागासाकी कहां है दोस्तों, ये आपका है जापान में।
क्या बोलता है कि युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों के हमले ने लाखों लोगों को मार दिया। हाय रे हाय, सबको मार दे रहा है, सबको मार दिया। कई अपंग भी हो गए, कोई अंधा लंगड़ा सब हो गया, गोड़ टूट गया, अंधा हो गया, नाक कट गया, कान कट गया, कई जेनेटिक बीमारी का शिकार बन गए। किसी का वंश होते होते भी वही हमले का हमला, वंश से ही उन लोग अपंग पैदा होने लगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी कायम है, जो अभी भी देखने को मिलता है जापान के लोगों को। युद्ध से कई देश तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए और बेघर शरणार्थ थे। इस युद्ध से लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए। दूसरा विश्व युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा विश्व युद्ध है और दूसरा विश्व युद्ध इतिहास का नरसंहार भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्या बोलता है, इसलिए युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद, जैसे युद्ध समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद विजित राष्ट्रों ने, विजित यानी जीता हुआ देश, विजित राष्ट्रों ने एक नया संगठन बनाने का निर्णय लिया जो आगे संघर्ष को रोकेगा। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक विजित जो देश जीता, उन लोग एक ग्रुप बनाएगा, एक संगठन बनाएगा कि भविष्य में ऐसा युद्ध फिर दोबारा ना हो। अब क्या बनाएगा, और दुनिया में शांति कायम करने यानी कर रहने की बेहतर स्थान बनाने में मदद करेगा और दुनिया में शांति रहेगा। एक ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया, कौन, जो देश जीता। इसलिए 1945 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक नया संगठन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किया गया। मतलब कि यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया, ताकि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 4 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी की गई थी। मतलब कौन कौन सा उद्देश्य है जिसका यूएनओ स्थापना हुआ था, क्या आखिर 4 उद्देश्य है। पहला, शांति और सुरक्षा प्रदान करना, सब देश को शांति से रहना है और सब देश को एक दूसरे देश को सुरक्षा देना है। दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि हर एक देश को आर्थिक संकट में मदद करना। तीसरा क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय कानून को विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय कानून को विकास को बढ़ावा देना, यानी जितने भी कानून हो गए इंटरनेशनल लेवल पे सबको बढ़ावा देना है, यानी सबको मानना है।